हे पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जो टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर करेंसी डेरिवेटिव्स का। इस टॉपिक के अंदर हम जो है वो तीन चीज़ें जो है वो हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स अकॉर्डिंग टू सिक्रा 1956। सेकेंड हम पढ़ेंगे सेलियंट फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। थर्ड हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर सेटिंग अप करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है ट्रेडिंग मेंबरशिप के लिए। तो ये चार चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे जो है वो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को पढ़ना। तो जैसा आपको दिख रहा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर करेंसी डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर 9 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स की अकॉर्डिंग टू द सिक्रा 1956 के हिसाब से हम जो है वो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। देखो, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 जो कि सिक्रा है, ये जो है वो ये एक्ट आया क्यों था? ये एक्ट जो है वो इसीलिए आया था ताकि कोई भी अनडिज़ायरेबल ट्रांजेक्शन जो है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर हो रही है ना, उनको रोका जा सके। जैसे कि बहुत सारी ना अनडिज़ायरेबल ट्रांजेक्शन होती थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जैसे लोग घपले करने लग गए थे, लोग बहुत सारी ना फर्जी वाला ट्रांजेक्शन जो है वो करने लग गए थे, जिसको जो है वो रोकना था। उसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी था। अगर मान लो जो है वो उसको रोका ना जाए, उसको जो है वो प्रिवेंट ना करा जाता, तो क्या होता, तो जो है वो मतलब इलीगल डीलिंग्स होने लग जाती और ये सारा कुछ हो जाता। तो इसी जो है वो सब कुछ जो है वो रोकने के लिए क्या करा गया, सिक्रा जो है वो लेकर आया गया। सिक्रा सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 को लेकर आया गया। ये जो सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये ना सिक्योरिटीज़ की जो भी ट्रेडिंग हो रही है ना इंडिया के अंदर, जितनी भी ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की, वो सारी की सारी कौन रेगुलेट करता है? सिक्रा जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, जो टर्म सिक्योरिटीज़ है ना, सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट जो है वो ये सब कुछ हमने पढ़ रहे हैं, तो हमारे को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है। देखो, सिक्योरिटीज़ को ना, सिक्योरिटीज़ की जो मीनिंग है, सिक्योरिटीज़ का मीनिंग जो है वो सेक्शन नंबर 2H के अंदर डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन नंबर 2H के अंदर सिक्योरिटीज़ का जो है वो मीनिंग जो है वो डिफाइन किया हुआ है। सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपको ये क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए। देखो, सिक्योरिटीज़ मतलब क्या, सिक्योरिटीज़ के अंदर शेयर्स आ जाते हैं, स्क्रिप्ट आ जाते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, या अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ऑफ और लाइक नेचर, और कोई भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या फिर कोई और अदर बॉडी कॉर्पोरेट डेरिवेटिव आ जाते हैं, यूनिट या फिर कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी इशूड करें कलेक्टिव स्कीम के अंदर, या सिक्योरिटी रिसिप्ट जो भी क्लॉज नंबर ZG ऑफ सेक्शन नंबर 2 ऑफ सिक्योरिटीज़ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के अंदर, ये जो है सारी की सारी चीज़ें ये आ जाती हैं। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो मतलब ये ना MCQ के अंदर बार 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 ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि वो लिख देते हैं कि सिक्योरिटीज़ के अंदर शेयर्स आते हैं, स्क्रिप्ट आते हैं, स्टॉक, डिबेंचर, या फिर जो है वो नन ऑफ द अबव, या फिर क्या आता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो वो उसके अंदर आंसर हो जाता है कि ऑल ऑफ द अबव की सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने वैसे यहाँ पर ना ज़्यादा एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, आप समझ रहे हो ना। 3 ऑप्शन के अंदर ये होता है, फिर बाद में मान लो 2 ऑप्शन के अंदर ये लिखा होता है शेयर्स, डेरिवेटिव्स आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो वहाँ पर क्या आंसर होता है? ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे करके जो है ना क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर जो है वो ड्राफ्ट करता है कि क्या है सिक्योरिटीज़ का मतलब, सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो ये चीज़ें जो है वो हमारे को सीखने के लिए मिली। ठीक है, सिक्योरिटीज़ के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सिक्योरिटीज़ के अंदर यूनिट्स या फिर कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी इशूड करा इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर। आप आई होप आपको इतना पता होगा कि म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर भी कोई यूनिट या अदर इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स को इशू करे जाती हैं, वो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं। ये मत सोचना कि वो सिक्योरिटीज़ नहीं है, सिक्योरिटीज़ वो भी हैं। कोई भी सर्टिफिकेट या फिर इंस्ट्रूमेंट है वो इन्वेस्टर को इशू करा है स्पेशल पर्पज से, जो डिस्टिंक्टली जो है वो पोजेसेस कर रहा है कोई भी डेट या रिसीवेबल को, वो भी सिक्योरिटीज़ हैं। अब जो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सोचते हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ तो इसके अंदर नहीं आती होगी। नहीं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ भी इसी के अंदर आती हैं। या फिर कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं ना, थप्पा डाल दे, ठप्पा लगा दे कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं हाँ ये सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटी है माय डियर फ्रेंड्स, वो सिक्योरिटी है। ठीक है, ये तो हो गया सब कुछ जो है वो हमने क्या पढ़ लिया सिक्योरिटीज़ के बारे में। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, सिक्योरिटीज़ क्या होता है। अगर राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़, अगर आपने जो है वो सिक्योरिटीज़ नहीं खरीदी है लेकिन आपको कोई राइट और अधिकार जो है वो आपने खरीदा हुआ है, मान लो जो है वो, मैं समझ रहे हो ना, आप राइट और इंटरेस्ट है आपका सिक्योरिटीज़ के अंदर, डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, आपका राइट या इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो वो भी सिक्योरिटी है आपके पास में। ठीक है, आपने अधिकार खरीदा हुआ है, ठीक है, कि मैं जो है वो ये करूँगा या वो करूँगा, तो मतलब आपका राइट है या आपका कोई इंटरेस्ट है, तो जो है वो भी सिक्योरिटीज़ है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप समझ गए होंगे, आप एनएफ में श्योर हो। ठीक है, तो इसके ये भी सिक्योरिटीज़ जो है वो आ जाती हैं। देखो, सबसे पहले जो है वो आ जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़ जो है वो सिक्योरिटी है, हाँ वो भी सिक्योरिटी होता है। ठीक है,
इसके बाद जो है वो आ जाता है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। देखो डेरिवेटिव्स के अंदर ना, डेरिवेटिव्स जो है वो डिफाइन किया गया है, कोई भी सिक्योरिटीज़ या फिर कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर वो जो है वो सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, या फिर कुछ भी है, और या फिर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अपनी वैल्यू जो है वो किस जो है वो वैल्यू, उसकी वैल्यू कहाँ पे डिटरमाइन हो रही है, उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन हो रही है अंडरलाइंग सिक्योरिटी के बेसिस पर। आई होप आपको जो है वो, आपने मेरी जो है वो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो 2 की वीडियो जो है वो अच्छे से देख ली होगी। अभी तो मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो आप वो रेफर कर सकती हो, जहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है। डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। डेरिवेटिव जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ के बेसिस पर जो है वो डिराइव करता है, वो कागज़ का टुकड़ा, ठीक है, जिसके बेसिस पर जो है वो मेरी जो है वो वैल्यू जो है वो डिटरमाइन हो रही है। तो वो आप जो है वो अच्छे से, मैंने इन डेप्थ जो है वो नॉलेज जो है वो दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी भी जाके आप देख सकते हो। देन आ जाता है मेरे पास कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी जो है वो डेरिवेटिव के अंदर ही आ जाता है, या फिर कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, वो भी डेरिवेटिव्स के अंदर आ जाता है। और सेक्शन नंबर 18A जो है ना, उसने कहा है कि जो है वो डेरिवेटिव जो है वो तभी लीगल और वैलिड होगा। कब लीगल और वैलिड होगा, क्या लगता है आपको? देखो अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होंगे तभी जाके वो वैलिड है, और अगर वो मान लो क्लियरिंग हाउसेज से उन्हें जो है वो क्या कराया जा रहा है, क्लियर कराया जा रहा है, तभी जाके वो वैलिड है, नहीं तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आरबीआई और सेबी जो है वो, उसने जो है वो क्या बनाई है, एक टेक्निकल जो है वो कमेटी जो है वो बनाई है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव पर। एक कौन सी कमेटी जो है वो बनाई है, स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी जो है वो बनाई है, ठीक है। अब देखो क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत थी कि जो है वो ये बनानी पड़ी। देखो बहुत ज़्यादा ना करेंसी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आ रही थी, चेंजेस हो जाते हैं प्राइसेस के अंदर, ये सारा कुछ हो रहा था। तो गाइडलाइंस आनी बहुत ज़रूरी थी, जिससे जो है फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड की डीलिंग को जो है वो रेगुलेट करा जा सके, स्वैप की, ऑप्शंस की, जो भी ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, और जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो है वो स्वैप हो रहे हैं, ऑप्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर जो भी डीलिंग्स वगैरह हो रही हैं, उसके अंदर कोई गाइडलाइंस चाहिए थी, कोई करता धरता चाहिए था, कोई बंदा, कोई चीज़ चाहिए थी, जो है मतलब जो एक फ्रेमवर्क चाहिए था, जो है जो हमारे को इनेबल कर पाए। तो आरबीआई जो है वो, उसने जो है वो इशू करी। कौन इसकी गाइडलाइंस जो है वो इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। तो एग्जाम में अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, गलत मत करके आना कि कौन जो है गाइडलाइंस इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम आरबीआई जो है वो इंटरनल वर्किंग ग्रुप भी बनाता है, ताकि एडवांटेजेस जो है वो एक्सप्लोर करे जा सकें। और रिपोर्ट ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो है, जो सबमिट करा था अप्रैल 2008 में, उन्होंने रिकमेंडेड करा था कि कैसे जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो आ जाती थी, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास ये जो आरबीआई ने, जो आरबीआई सेबी ने जो है वो स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी जो है वो बनाई है, ये बनाई गई थी, ठीक है। इसके अंदर जो भी ये कमेटी जो बनाई गई थी, इसके अंदर क्या हुआ था, नॉर्म्स और ओवरसी करा गया था कि कैसे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाता है दिमाग में पर्पस क्या था। ये तो ठीक है, ये तो सब कुछ समझ में आ गया कि एक टेक्निकल कमेटी जो है, स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी जो है बनाई गई थी, ये सब कुछ जो है वो, लेकिन बनाई किसके लिए गई थी, ताकि कोऑर्डिनेट करा जा सके सबऑर्डिनेट रोल्स ऑफ आरबीआई और सेबी को, ताकि जो है वो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को सजेस्ट करा जा पाए कि करेंसी का क्या है और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ट्रेडिंग का क्या है, कि क्या कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, ताकि सजेस्ट करा जा पाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह को, कि मेंबर जो है वो एलिजिबल है नहीं है, ताकि कंसिडर करा जा पाए माइक्रो स्ट्रक्चर इश्यूज़ को, ताकि जो है वो सजेस्ट करा जा पाए सर्विलियंस मैकेनिज्म को, ताकि रिव्यू करा जा पाए प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वगैरह को। तो इसीलिए इन्हीं सारी पर्पसेस के लिए जो है वो कमेटी को जो है वो टर्म्स जो है वो ये थी, ये सारी की सारी जो है ये 6 पॉइंट जो है वो टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे टर्म्स थे। कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कौन से, कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कैसे सबमिट करेगी, वो जो है वो 29 मई 2008 को जो है वो सबमिट करेगी, 29 मई 2008 को सबमिट करी थी। एंड रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल है एसबीआई की जो है वो साइट पर। ये तो हो गया नॉर्मल सी बातें, मेन तो आपको जो है वो बहुत याद रखनी है, ये 6 पॉइंट जो है वो आपको बस ऊपर ऊपर से थोड़े से पढ़ लेने हैं। वैसे तो जो है वो एमसीक्यू के अंदर जो है वो जनरली जो है वो कभी कभार वो पूछ लेते हैं, तो जनरली उसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव, आप समझ रहे हो, ये है, ये है, ये है, और या फिर ऑल ऑफ द अबव, 3 पॉइंट पूछ के, तो वो आपको बस इतना दिमाग में रखना कि हाँ वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, आपको जनरल बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देन आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के प्रोविज़न जो है वो क्या कहते हैं। देखो जो है ना, रेगुलेटरी मेजर्स बहुत सारे जो है वो लाए गए, ताकि जो है वो रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करा जा पाए। और ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इनको कुल मिला के कितने पॉइंटर्स के अंदर जो है समराइज करा गया, इनको कुल मिलाकर जो है वो 7 पॉइंटर्स के अंदर जो है, सॉरी 8 पॉइंटर्स के अंदर जो है समराइज करा गया है। सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट पॉइंट। देखो
जो फेमा की प्रोविज़न जो है वो मतलब फेमा की फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जब हम फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो फेमा की प्रोविज़न जो है वो लगना तो ऑब्वियस है कि एज अ नेम सजेस्ट लगने तो लगे ही हैं। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना, वो क्या करता है, वो अमेंडेड कहाँ से हुआ है, आरबीआई ने उसे अमेंडेड करा था एज पर सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 47 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है ये कौन से क्लॉज के अंदर डाली थी, क्लॉज नंबर 5 ऑफ रेगुलेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो डाली थी। इसको बेस बनाकर जो है वो कहा गया था कि करेंसी फ्यूचर जो है ना वो एक ऐसा स्टैंडर्डाइज क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको डीलिंग करनी है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आप डीलिंग करते हो करेंसी फ्यूचर्स के अंदर, तो आपको स्टैंडर्डाइज एक लॉट साइज़ के अंदर ही आप डीलिंग कर सकते हो, एल्स आप डीलिंग नहीं कर सकते हो। जहाँ पर आप जो है वो सौदा लगाओगे कि आप बाय या सेल कर रहे हो एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ में अगेंस्ट, बट एक सर्टेन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर जो है वो आप जो है वो क्या करोगे, सौदा लगाओगे। ठीक है, बट क्या इसके अंदर जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है, करेंसी फ्यूचर जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग चीज़ है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ओवर द काउंटर होती है और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ में खेला जाता है। ठीक है, अब इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक रेगुलेशन जो है वो न्यू रेगुलेशन 5A जो है वो इंसर्ट करी गई। इसके बाद वो कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि एग्जामिनर का जो है वो मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट है। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं कि किसको परमिशन दी गई है कि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी फ्यूचर्स के अंदर एंटर कर पाए। तो जो परमिशन जो है वो रेजिडेंट पर्सन जो भी रेजिडेंट इन इंडिया है वही करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर पाएगा। कोई पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट है, क्या वो जो है वो एंटर कर सकता है, नहीं, वो जो है वो नहीं एंटर कर सकता। ओनली जो पर्सन जो रेजिडेंट है ना इंडिया का, अगर आप हो, आप पर्सन हो, आप इंडियन जो है वो पर्सन इंडियन रेजिडेंट हो, तो आप ही जो है वो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हो। तो परमिशन जो है वो किसको दी गई है, परमिशन जो है वो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने की जो है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को जो है वो दी हुई है। तो आपको जो है वो ये बात ध्यान में रखनी है कि परमिशन जो है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को जो है वो दी हुई है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो है वो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है एज पर सेक्शन नंबर 4 ऑफ सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट, ताकि वो जो है वो हैज कर पाए एक्सपोजर्स को। ठीक है, और जो भी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट्स है ये कहाँ पर जो है वो डिफाइन करी हुई है, ये करेंसी फ्यूचर्स के अंदर जो है वो डिफाइन करी हुई है, और इससे थ्रू जो है वो परमिटेड करा हुआ है कि पर्सन रेजिडेंट जो है वो इंडिया के अंदर वो करेंसी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है, ताकि वो अपने रिस्क को क्या कर सके, हैज कर सके। क्योंकि आपको पता है ना, एज यू नो डैट कि ये जो है वो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करा ही क्यों जाता है, कोई टाइम पास करने के लिए तो थोड़ी कोई एंटर कर रहा है, अपने रिस्क एक्सपोजर को हैच करने के लिए एंटर करा जाता है। देन आ जाता है 6 अगस्त 2008 को एक नोटिफिकेशन जो है वो आई थी इन एक्साइज ऑफ द पावर, जो भी कन्फर्म करी गई, ये जो डायरेक्शन है ये इशूड करी गई अंडर द नोटिफिकेशन जो भी करेंसी फ्यूचर डायरेक्शन के अंदर है। और यहाँ पर इसके अंदर सेलियन फीचर जो है करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के क्या है, तो यहाँ पर हमारे को क्या सीखने के लिए मिलेगा, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो है वो सीखने के लिए मिलेगा। करेंसी फ्यूचर का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। आई होप आपको इतना पता होगा। स्टैंडर्डाइज का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डीलिंग सारी की सारी लॉट साइज़ के अंदर होती है। फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ये ऑलरेडी है ही है, पता ही है। और ये ट्रेड कहाँ पर करा जाता है, क्या ये जो है वो ओवर द काउंटर करा जाता है, ये स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो किया जाता है। क्यों आ करा जाता है कि एक पर्सन कहता है मैं बाय करूँगा, एक पर्सन कहता है मैं सेल करूँगा अगेंस्ट अ स्पेसिफाइड, और कब जो है वो होता है, करेंसी फ्यूचर है एज अ नेम सजेस्ट, तो ये एक फ्यूचर डेट पर जो है वो होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के अंदर। ये स्टैंडर्डाइज होता है, बार बार एग्जामिनर जो है वो इसी के ऊपर एमसीक्यू पूछता रहता है, ये स्टैंडर्डाइज क्या चीज़ होती है, करेंसी फ्यूचर होता है। फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर होता है, बाय और सेल करी जा रही है, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर जो है वो होगा, बट उसके अंदर जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अरे ये तो हिट लिस्ट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का। करेंसी फ्यूचर मार्केट मीन्स द मार्केट जहाँ पर करेंसी फ्यूचर जो है वो ट्रेड करा जाता है, मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पर करेंसी फ्यूचर को ट्रेड करा जाएगा उसे करेंसी फ्यूचर्स कहेंगे। करेंसी फ्यूचर जो है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से करेंसी पेयर्स के अंदर जो है वो एडमिटेड है, मतलब कौन कौन से करेंसी पेयर्स के अंदर हम करेंसी फ्यूचर्स खेल सकते हैं, यूएसडी INR, EUR INR, GBP INR, GPY INR के अंदर, या फिर कोई और अदर करेंसी पेयर के अंदर भी खेल सकते हैं। शर्त ये है बस आरबीआई जो है वो कर दे, अप्रूव कर दे। ऑब्वियसली यार आरबीआई गाइडलाइंस निकाल रहा है सारी चीज़ों की, तो आरबीआई अप्रूव करेगा तभी तो होगा। ओनली जो पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है वो परचेज और सेल कर सकता है करेंसी फ्यूचर का। ये तो भाई हिट लिस्ट क्वेश्चन है, ये तो हिट लिस्ट क्वेश्चन है कि ओनली पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है वही जो है वो परचेज और सेल कर सकता है करेंसी फ्यूचर्स को। शेड्यूल बैंक ने जो है वो हैव टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, ताकि करेंसी फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो है वो क्या करा जा पाए,
पर एंटर करा जा पाए। और अदर रेगुलेटरी एंटिटीज़ को जो है वो कॉन्क्रेंस जो है वो ऑब्टेन करनी पड़ेगी रेगुलेटरी बाकी सारी पार्टिसिपेशंस के लिए। और जो मेंबरशिप है, अगर आपको मेंबरशिप लेनी है करेंसी फ्यूचर मार्केट के अंदर तो वो सेपरेट है। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर ले रहे हो तो आपको वहाँ पर अलग लेनी पड़ेगी, यहाँ पर अलग लेनी पड़ेगी। ये नहीं मत सोचना कि वहाँ पर ले ली तो यहाँ पर भी हो गया, नहीं। ये भी एटलीस्ट क्वेश्चन है। जो मेंबरशिप है ना वो सेपरेट होती है करेंसी वो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ के अंदर और कैश सेगमेंट के अंदर। अब इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है 7.8 पॉइंट कि जो बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिन बैंक को ऑथराइज करा है सेक्शन नंबर 10 के अंदर वो ही परमिटेड है, वो ही जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो ही क्लियरिंग कर सकते हैं। तो जिन बैंक्स को जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो सेक्शन नंबर 10 के अंदर ऑथराइज करा है वो ही जो है वो कर सकते हैं ट्रेडिंग और क्लियरिंग जो है वो कर सकते हैं। चाहे वो खुद, ये नहीं मैटर करता, या तो वो जो है वो खुद के अकाउंट में कर रहे होंगे या तो वो जो है वो क्लाइंट के बिहाफ पर कर रहे होंगे। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए ना बात को। मतलब कौन जो है वो कर सकता है, जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई करा हुआ है अंडर सेक्शन नंबर 10 के अंदर जो है वो स्पेसिफाई करा हुआ है वो ही जो है वो करेंसी फ्यूचर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ जो है वो कितनी चाहिए होती है, 500 करोड़ की जो है वो चाहिए होती है। मिनिमम नेटवर्थ कितनी होती है, 500 करोड़ की। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो कितनी होती है, 10% की। नेट एनपीए जो है वो 3% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो आ रहा होगा लास्ट 3 ईयर्स का, तभी जाकर जो है वो होगा। तो ये 4 कंडीशन है। ये तो एग्जामिनर का हिट लिस्ट क्वेश्चन है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि मिनिमम प्रोड्यूशल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, प्रोडेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ का होता है। मिनिमम एडिक्वेसी रेशियो 10% होती है। नेट एनपीए जो है 3% ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड मेड द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो ये तो हिट लिस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देन आ जाता है एडी कैटेगरी नंबर 1 जो बैंक्स हैं उन्होंने एक्सक्लूड करा हुआ है, एक्सक्लूडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिन्होंने जो है वो अब ये सारी की सारी आरबीआई की जो है वो ये प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल करा है, वही कर सकते हैं। और ये जो गाइडलाइंस है ये कौन जो है वो अप्रूव करता है, ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस है ये बोर्ड जो है वो अप्रूव करता है। और जो एक्सपोजर्स हैं कि आप जो है वो खुद के अकाउंट के अंदर खेल सकते हो करेंसी फ्यूचर्स के अंदर, वो नेट ओपन पोजीशन का पार्ट बनता है। मैं बात करूँ अगर एक्सपोजर जो है वो किसके अंदर है, किसके अंदर, करेंसी फ्यूचर्स के अंदर है, तो वो नेट ओपन पोजीशन का पार्ट बनता है। और अगर मान लो वो करेंसी फ्यूचर और दूसरे सेगमेंट के अंदर होता तो वो ग्रॉस ओपन पोजीशन का सेगमेंट बनता, ग्रॉस ओपन पोजीशन का। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि करेंसी फ्यूचर मार्केट के अंदर अगर कोई भी एक्सपोजर जो है वो हो रहा है, एक्सपोजर का मतलब आप कितना खेल सकते हो उसके अंदर, तो वो नेट ओपन पोजीशन का पार्ट बन जाता है। नेट ओपन पोजीशन जो है वो देखी जाती है कि वो बाय को जो है सेल से एडजस्ट करके जो है वो देखा जाता है कि कितना जो है वो क्या जो है वो नेट पोजीशन जो है वो बची है। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 10 पॉइंट जो है वो 10 पॉइंट्स जो है वो पढ़ने के बाद हमारे पास आ जाता है जो पोजीशंस है ना, ये देखो जो पोजीशन लिमिट्स हैं ऑफ द वेरियस क्लासेस ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो भी हैं जो लोग खेल रहे हैं करेंसी फ्यूचर के अंदर। पार्टिसिपेंट जो है वो कौन हो सकते हैं, 3 टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं, हैजर्स, स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। 3 टाइप के जो है पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो जो भी पोजीशन लिमिट होती है वो जो है वो डिपेंड कर जाती है, और वो जो है वो कौन सी गाइडलाइंस के हिसाब से इशू करी गई है, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो इशू करी जाती हैं। देखो सेक्शन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है फैमा का, कि जो है वो अगर आपको डीलिंग करनी है तो आपके पास ऑथराइजेशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑथराइजेशन जो है वो होना चाहिए अगर आपको डीलिंग वगैरह करनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ने इशू करा है ऑथराइज पर्सनल को, कि ऑथराइज पर्सन को, ठीक है। और फिर ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि बैंक जिन्होंने जो है वो मिनिमम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करा है वो परमिटेड है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं करेंसी फ्यूचर मार्केट के अंदर। लेकिन वो कैसे जो है वो एंटर कर सकते हैं, ओनली वो क्लाइंट की तरह एंटर कर सकते हैं, और वो वैसे एंटर नहीं कर सकते, ओनली वो क्लाइंट की तरह ही एंटर आउट कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो स्पेसिफाइड गाइडलाइन जो है वो बताई हुई हैं कि किस तरीके से हम करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं क्रॉस करेंसी पेयर्स के अंदर, ठीक है। क्रॉस करेंसी पेयर्स के लिए भी जो है वो किसने गाइडलाइन जो है वो इशू करी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही जो है वो गाइडलाइन जो है वो इशू करता है। आई होप आप जो है वो समझ रहे होंगे मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको। क्रॉस करेंसी पेयर जहाँ पर जो है वो मतलब जो है वो 1 या 2 जो है वो रेट दे रखे हैं, लेकिन हमारे को थर्ड रेट निकालना है, तो वो क्रॉस करेंसी पेयर के थ्रू जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर्स भी सभी क्रॉस करेंसी पेयर्स के लिए नहीं है। क्रॉस करेंसी पेयर कौन कौन से, ये 3, UR USD, GP USD एंड USD GPY ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और करेंसी फ्यूचर ऑप्शंस किसके लिए अलाउड करा हुआ है, EUR INR, GBP INR एंड
GPY INR करेंसी पेयर्स के लिए, ठीक है। देन आ जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है एक्सचेंजेस के लिए, ठीक है। अब जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो एक्सचेंज के अंदर जो है हमारे को ये सीखने के लिए मिलेगा। देखो जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसने नेशन वाइड जो है टर्मिनल्स जो है वो बनाए हुए हैं, यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो, टर्मिनल्स बहुत सारे बनाए हुए हैं, मतलब बहुत सारी जगह बनी हुई हैं जहाँ से जो डीलिंग करी जा सकती है। या कोई न्यू एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड है, जो सेबी ने न्यू एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करा हुआ है, जो कि जो है वो जिसे जो है वो सेट ऑफ करा गया है एज अ करेंसी फ्यूचर सेगमेंट की तरह आफ्टर टेकिंग द सेबी अप्रूवल। जो करेंसी फ्यूचर सेगमेंट है उसको जो है वो अगर आपको एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह मान्यता लेनी है, अगर आपको एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बनना है करेंसी फ्यूचर सेगमेंट को, तो उसको जो है वो ये फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देन ओनली वो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह जो है वो सेटअप कर सकता है। कि सबसे पहले जो है वो कंडीशन आ जाती है, जो ट्रेडिंग है वो होनी चाहिए ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू। देखो ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, एंड जिसके अंदर कोई डिज़ास्टर रिकवरी साइट भी होनी चाहिए। मान लो सारा डाटा उड़ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी साइट भी होनी चाहिए। जो क्लियरिंग है करेंसी डेरिवेटिव मार्केट का अंदर, वो जो है वो कौन करेगा, वो इंडिपेंडेंट क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो क्लियरिंग करेगा, ठीक है। और जो एक्सचेंज है उसके अंदर ऑनलाइन सर्विलियंस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो है वो रियल टाइम एक्टिविटीज़ को जो है वो डील आउट करा जा पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब रियल टाइम एक्टिविटीज़ को डील करने के लिए सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है, तो सिस्टम इतना कैपेबल होना चाहिए। और एक्सचेंज के अंदर जो है एक्सचेंज जो है उसके पास बैलेंस शीट की नेटवर्थ होनी चाहिए कम से कम 100 करोड़ की। तो यहाँ पर जो है उसके पास जो है वो नेटवर्थ जो है वो कितने की होनी चाहिए, 100 करोड़ की जो है वो होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रेड की कितनी जो है वो ट्रेड्स हो रही हैं, कितनी क्वांटिटीज़ है, कितना क्या कोड्स हैं, वो डिसएमिनेटेड बाय द एक्सचेंजेस जो है वो डिसएमिनेटेड जो है वो एक्सचेंज करेगा। एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन जो है वो देगा वैन जो भी नेटवर्क्स वगैरह हैं। और ये जो पर आवर कैपेसिटी है वो जो है वो कितनी होती है, 3 to 4 टाइम्स जो है वो होती है। एंड एंटिसिपेटेड पीक लोड जो है वो क्या होता है, हाफ एन आवर का होता है। और ये सेगमेंट है इसके अंदर कम से कम 50 मेंबर्स होने चाहिए, ताकि करेंसी डेरिवेटिव जो है वो ट्रेडिंग जो है वो स्टार्टअप करी जा पाए। और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर जो है वो अदर सिक्योरिटीज़ भी जो है ट्रेड हो रही हैं, उन्होंने सेटअप क्या करा है, सेपरेट करेंसी फ्यूचर सेगमेंट को। जहाँ पर अगर मान लो ये तो बात हो रही थी कि जहाँ पर एक ही सिक्योरिटीज़ जो है वो ट्रेड हो रही है, क्या पता जो है वो कोई और जो है वो सिक्योरिटीज़ भी जो है वो ट्रेडिंग हो रही हो सेगमेंट के अंदर, तो वहाँ पर आपको जो है वो आप एक अलग सेपरेट करेंसी फ्यूचर सेगमेंट जो है वो बना सकते हो। एंड ट्रेडिंग जो है या फिर जो है वो ऑर्डर ड्रिवन प्लेटफॉर्म जो है वो सेपरेट होती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द अदर सेगमेंट के हिसाब से। मतलब जहाँ पर जो है ना आप वहाँ पर जो ट्रेडिंग उस सेगमेंट के अंदर जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो अलग होगी जो इस सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड जो है वो मेंबरशिप जो भी है वो सेपरेट होगी अदर मेंबर की सेगमेंट से। मतलब जो इक्विटी के अंदर होगी वो सेपरेट है, जो आप जो है वो डेरिवेटिव के अंदर ले रहे हो, तो दोनों सेपरेट हैं, दोनों को सेपरेट रखा जाएगा। दोनों के अंदर ट्रेडिंग अलग अलग तरीके से करी जाएगी, वहाँ पर अलग तरीके से, यहाँ पर अलग तरीके से। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंजेस। अगर आपको मान्यता लेनी है तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। देन आ जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। देखो क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जो भी करेंसी फ्यूचर सेगमेंट के अंदर क्लियरिंग कॉरपोरेशन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, क्लियर और सेटल कराते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को, है ना। अगर आपको क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो बनना है, तो आपको फंक्शन करना है, तो आप तभी बन सकते हो अगर आपके पास सेबी की अप्रूवल है। अगर आपके पास सेबी की अप्रूवल नहीं है ना, तो आप नहीं बन सकते। और ये जो कंडीशन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं सेबी अप्रूवल लेने के लिए। देखो क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो इनकॉर्पोरेटेड होगी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, एंड वो जो है वो डिस्टिंक्ट होगी एक्सचेंज से। तो वो कहाँ पर बनी होनी चाहिए, वो जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हुई होनी चाहिए। जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उसको इंश्योर करना है कि सारी की सारी जो ट्रेडिंग है वो सेटल कैसे हो रही है, बायर की और सेलिंग और सेलर पैसा जो है वो बायर से लेकर सेलर तक लेके जाना है, तो वो जो है वो ध्यान में रखना है। किसका काम है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन का। क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो देखता रहेगा कि एडिक्वेट मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है। जहाँ पर मान लो कई बार ऐसा हो रहा है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई है, तो मतलब उसको जो है देखना है कि सफिशिएंट मार्जिन जो है वो वापस से मंगाया जाए। तो सारी मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो है वो कौन जो है वो देखता रहता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो देखता है, ठीक है। और सेपरेट सेटलमेंट गारंटी फंड जो है वो क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड करा जा पाता है, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास गवर्निंग काउंसिल आ जाता है। देखो जो करेंसी फ्यूचर सेगमेंट है ना, उसके अंदर सेपरेट गवर्निंग काउंसिल होता है जो कि देखता है कि कैसे ट्रेडिंग और क्लियरिंग करी जा रही है। लेकिन वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किस परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फर्दर 50% जो है वो कॉमन होता है।
आप मेरी बात को समझ रहे हो? 50% जो है वो क्या होता है, कॉमन होता है कैश और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। बस आपको इतना ही जो है वो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ पर इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर जो है वो अलाउड होते हैं। नो ट्रेड कोई भी ऐसा कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान में बस ये रखना है कि जो ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर होते हैं ना, वो साइमल्टेनियसली जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो डीलिंग कर पाएंगे करेंसी फ्यूचर सेगमेंट के अंदर भी एंड कैश के अंदर भी। अरे ये कैसे हो सकता है? आपको जो है वो साइमल्टेनियसली आप जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, कि आप जो है वो गवर्निंग काउंसिल जो है वो वहाँ पर भी और वहाँ पर भी हो, नहीं इतना मैनेज आप कर भी नहीं सकते। कोई भी प्रैक्टिकल पर्सन जो है वो नहीं कर सकता, तो आप जो है वो कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए जो है वो दोनों जगह नहीं कर सकते। और जो करेंसी फ्यूचर सेगमेंट है उसे एक सेपरेट गवर्निंग काउंसिल जो है वो डील आउट करती है, जैसे कि अभी मैं आपको बता भी रहा था। विच शुड नॉट हैव एनी ट्रेडिंग मेंबर रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर बस उसके अंदर बस ये बात ध्यान में रखनी है कि वो जो गवर्निंग काउंसिल है उसका कोई भी ट्रेडिंग मेंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। देन आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबर्स। जो करेंसी फ्यूचर सेगमेंट के अंदर जो मेंबरशिप आपको लेनी है, मेंबर बनना है आपको, मेंबर 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 जो अगर आपको बनना है तो आप जो है वो ये मेंबरशिप अलग है। और जो है वो अगर आपको जो है वो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट या फिर कैश सेगमेंट के अंदर बनना है वो सेपरेट है। यहाँ पर अलग मेंबरशिप ली जाएगी, यहाँ पर अलग मेंबरशिप ली जाएगी। डोंट मिक्स मिक्स मत करो उसको, दोनों के अंदर अलग अलग लेनी पड़ेगी। जो मेंबर हैं जो भी करेंसी, अगर आपको करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर लेनी है तो आपको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन मांगना पड़ेगा। अगर आप जो है वो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन है देन ऑल्सो जो है वो आपको सेबी को बोलना पड़ेगा मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। जो मेंबर्स होते हैं एग्जिस्टिंग सेगमेंट के अंदर वो ऑटोमेटिकली नहीं जो है वो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के मेंबर बन जाएंगे। ये नहीं, ये मत सोच के चलना कि आप जो है वो एक्सचेंज के अंदर आपका एग्जिस्टिंग सेगमेंट के अंदर आप मेंबर हो तो आपको अपने आप ही मान्यता मिल जाएगी कि आप करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के भी मेंबर बन जाओगे। नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सीक करना पड़ेगा। ठीक है, देन हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या होता है कि आपको मेंबर बनाया जाए? क्या बात हो कि आपने कि आपको मेंबर बनाया जाए, तो फॉलोइंग एंटिटीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं। कौन कौन एलिजिबल होता है मेंबर बनने के लिए? रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से। नॉर्म्स के अंदर क्या लिखा है, बाय लॉज के अंदर क्या लिखा है, गीता पुराणों में क्या लिखा है कि कौन कौन बन सकता है? कोई इंडिविजुअल होगा, कोई पार्टनरशिप फर्म है जो भी रजिस्टर्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, कोई कॉरपोरेशंस हैं वो जो है वो बन सकते हैं, या सच अदर पर्सन जो भी जो है वो किस जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर परमिटेड करा गया है वो जो है वो बन सकते हैं। देन आ जाता है इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म। एक्सचेंज जो स्पेसिफाई करेगा स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को। ठीक है, इस सेगमेंट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को जो है वो बताएगा कि जो है अगर आप जो है वो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए। एंड कॉर्पोरेट्स के लिए क्या होता है, इसके अंदर भी हमें फर्दरली जो है वो हम पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म के लिए तो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट जो होते हैं, कॉर्पोरेट्स को अगर जो है वो मेंबर बनना है स्टॉक एक्सचेंज का तो आपको जो है 4 कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। 4 में से सबसे पहली कंडीशन क्या आ जाती है, वो जो कंपनी है वो सेक्शन नंबर 12 के प्रोविजन के हिसाब से बनी हुई हो, वो जो है वो उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को उन नॉर्म्स को जो है वो फॉलो अप कर रही हो जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो स्पेसिफाई करेगा सेक्शन नंबर 12 ऑफ। कौन सा सेक्शन नंबर 12 के अंदर? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो है वो जहाँ पर जो है स्पेसिफाई करा हुआ है वो जो है वो कंडीशन जो है वो सेट वो करनी है। और वो जो डायरेक्टर्स जो कंपनी के डायरेक्टर कर्ता धर्ता जो हैं, चालक जो हैं, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। अगर वो ही डिस्क्वालीफाइड है तो फिर तो जो है वो भूल जाओ कि आपको जो है वो मेंबर बनाया जाएगा। कंपनी को जो है वो बिल्कुल नहीं फिर एडमिट करा जाएगा एज अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। एंड उसे जो है फुलफिल करने वो अदर क्राइटेरियाज जो भी स्पेसिफाइड है हर एक्सचेंज के अंदर। देन आ जाता है मेरे पास फॉरेन प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बनना है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। सेबी रजिस्टर्ड कस्टोडियन एंड बैंक्स। ठीक है, सबसे इसके बाद आ जाता है हमारे पास अदर एप्लीकेबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं। अगर मान लो कोई एप्लीकेंट है वो पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोऑपरेटिव एंटिटी है तो एप्लीकेंट को एक डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप जो है वो उसकी वो आइडेंटिटी जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, जब वो एप्लीकेशन कर रहा है और कभी मान लो उसकी जो है वो शेयर होल्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है। पहले मान लो उसकी 20% शेयर होल्डिंग थी, अब जो है उसकी 30% जो है शेयर होल्डिंग हो जाती है। वो तब भी हो सकती है अगर आपने जो है प्रायर परमिशन जो है वो एक्सचेंज या सेबी की ली हुई हो। एप्लीकेंट को क्या इंश्योर करना है कि कभी भी जो है वो एटलीस्ट जो है वो इंडिविजुअल या वन पार्टनर या वन डेजिग्नेटेड डायरेक्टर या फिर कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो उसके पास वैलिड सर्टिफिकेशन हो। उसको ये इंश्योर करना है कि
एटलीस्ट जो है वो इंडिविजुअल या फिर वन पार्टनर या वन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास वैलिड सर्टिफिकेशन है एक्सचेंज के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास में जो है वो एक्सचेंज का जो है वैलिड सर्टिफिकेशन है ही नहीं और वो जो है वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर जो है बना जा रहा है। नहीं, कम से कम एक मेंबर, एक पार्टनर या फिर एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के पास तो होना ही चाहिए। एंड एप्लीकेंट जो है वो उसके पास वो इस पोजीशन के अंदर होना चाहिए ताकि जो है वो मेंबरशिप और अदर फीस जो है वो पे आउट कर पाए टाइम टू टाइम एज एप्लीकेबल। जब वो एडमिशन ले रहा है 3 महीने के अंदर अंदर जब उसे बोला जाएगा तो आप जो है वो क्या कर पाओ, आप जो है वो मेंबरशिप फीस जो है वो वगैरह पे कर पाओ। तो यहाँ पे 3 महीने जो है वो एक इंपॉर्टेंट लिमिट है। एंड जो ट्रेडिंग मेंबर और जो सेल पर्सनस होते हैं उन्होंने एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को जो है वो क्या कर रखा हो, पास आउट जो है वो कर रखा होना चाहिए। देन आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो कि जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जो है वो केवाईसी नॉर्म जो है वो स्ट्रिक्ट केवाईसी नॉर्म्स को जो है वो फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, उनको जो है फॉलो अप करना होना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर अगर हर क्लाइंट जो भी रजिस्टर्ड है मेंबर्स को क्या करना है, उनको जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो इनको फॉलो अप करना है और जो एक्सचेंज है वो स्पेसिफाई करेगा सच स्टैंडर्ड्स को जो कि उसे सही लगेंगे, उनको वो जो है स्पेसिफाई करेगा। अब ये तो हो गया सब कुछ अलग से, ठीक है। अब कौन मेंबर जो है वो नहीं बन सकता, हु कैन नॉट बिकम अ मेंबर, कोई भी एंटिटी जो है वो मेंबर नहीं बन सकता। देखो ये हो गया हु कैन नॉट बिकम अ मेंबर। देखो यहाँ पर मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ होगा। देखो अगर मान लो वो बैंकरप्ट है या फिर वो जो है वो रिसीवर है, उसके अगेंस्ट में बैंकरप्सी का जो दिवालिया वगैरह निकला हुआ, उसको मेंबर बनाना सही है? नहीं, अरे पागल होगा, उसको कोई मेंबर क्यों बनाएंगे? अबे वो तो दिवालिया है, वो जो है वो पैसा मार के किसी का चला जाएगा, नहीं, उससे पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी किसी ने जो है वो क्रेडिटर को धोखा जो है वो दिया हुआ है और फुल मतलब उसको जो है वो जितना जो है पैसा देना चाहिए था उससे कम पैसा दिया हुआ है, नहीं यार उसको मेंबर क्यों बनाएंगे? अगर उसने जो है वो कोई भी जो है वो ऑफेंस वगैरह किया हुआ, नहीं, भूल जाओ, उसको तो मेंबर बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर वो जो है वो एक प्रिंसिपल की तरह एंगेज है एज एन एम्प्लॉई इन एनी बिजनेस अदर दैन दैट ऑफ द सिक्योरिटीज़ वगैरह, नहीं, बेकार है, नहीं बनाना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो कभी भी जो है वो एक्सपेल्ड हो रखा है या फिर उसे जो है वो डिक्लेयर करा गया एज अ डिफ़ॉल्टर वगैरह, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि वो जो है उसने वैसे ही इतने सारे कांड करे हुए हैं। अगर उसने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन करी हुई है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, अरे जो बंदे ने डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह इनकर्ड करी हुई है उसको मेंबर बनाना गलत बात है। एंड अगर उसने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन करी हुई है एक्सचेंज वगैरह के अंदर, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नहीं था, पब्लिक का जो है वो पैसा मार लिया, पब्लिक की जो है भलाई के अंदर काम नहीं करा, नहीं, हम आपको मेंबर नहीं बनने देंगे। फर्दर जो एक्सचेंज रिजर्व है उनके पास राइट है कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन वगैरह को, अगर उनको जैसा जैसा सही लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वैसे वाली वो वाली बातें सारी हो गई। देन आ जाता है मेंबर्स के पास। मेंबर्स को क्या करना है, वो उनको फुलफिल करना है सर्टेन रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड करना है कि कोलेट्रल डिपॉजिट जो है वो दिए जाएँ और बाकी जो सारे के सारे कोलेट्रल डिपॉजिट्स हैं वो सेगमेंट करे जाते हैं, उनको जो है वो बाइफोकेट करा जाता है कैश सेगमेंट और नॉन कैश सेगमेंट के अंदर। कैश सेगमेंट के अंदर कौन आ जाता है, कैश सेगमेंट के अंदर कैश गारंटीज, फिक्स डिपॉजिट, रिसीट्स वगैरह, ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आपको ऑथराइज या फिर अप्रूव्ड यूज़र बनना है, ट्रेडिंग मेंबर और पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो है वो तभी जो है वो बन सकते हैं अगर उनको अप्रूवल मिलेगी करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। और जो ऑथराइज यूज़र्स, वो कौन कौन से ऑथराइज यूज़र होते हैं, कौन कौन जो है वो मतलब चला सकते हैं, वो होते हैं इंडिविजुअल, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और कॉर्पोरेट बॉडीज, भी हमने जो है पढ़ा भी हुआ है। एंड जो ऑथराइज पर्सन हैं वो कोई भी कमीशन या अमाउंट डायरेक्टली जो है क्लाइंट से कलेक्ट नहीं कर सकते। जो भी उन्होंने जो ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू जो है वो कलेक्ट करा है, जो भी उन्होंने खुद अपॉइंट करे थे, उनसे वो डायरेक्टली पैसा जो है कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो है वो जो उन्होंने रेगुलेशन के अंदर जो है वो करा होगा, जिन्हें अपॉइंट करा होगा, उनसे वो जो है वो क्या कर सकते हैं, वो कमीशन या फिर जो है वो अमाउंट जो है वो ले सकते हैं ट्रेडिंग मेंबर से पैसा। तो यहाँ पर हमारे को रिक्वायरमेंट जो है हमने पढ़ ली। अगर हमारे को जो है वो ऑथराइज्ड या फिर अप्रूव्ड यूज़र बनना है तो उसकी जो है वो क्या रिक्वायरमेंट या फिर क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। आई होप ये थोड़ा सा टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा हैवी रहा होगा। यहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो है वो लिमिट्स जो है वो याद रखने वाली है, बहुत ज़्यादा थ्योरी थी यहाँ पर समझाने की, बट मैंने जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो है वो सारी की सारी थ्योरी इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड जो है वो आपको समझाने की कोशिश करी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मतलब वैसे तो जो है वो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर करेंसी डेरिवेटिव का वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको जो है वो मज़ा आया होगा ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर करेंसी डेरिवेटिव जो है वो सीखने के अंदर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये जो है वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड या अपने दोस्तों के साथ में जो है वो इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप जो है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।